नमस्कार दोस्तों। कौन डेंजरस गेम खेल रहा है और कौन सेफ गेम खेल रहा है? किसने लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, सालों जेल काटी है? किसने इस देश के लोकतंत्र को एयर कंडीशनड माहौल में खत्म कर दिया है? किसने इस देश के लिए सालों साल वह संघर्ष किया है कि दुनिया की ताकतें झुक गईं और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने लगे? और किसने उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ रेप कर दिया है? जी हां, आज विषय ये है क्योंकि हालात ये, सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पूर्व डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, उनको ईडी के मामले में जमानत दे दी। 17 महीने वो जेल में रहे, 17 महीने बाद जेल से छूटे। अदालत कहती है कि तमाम निचली अदालतें सेफ खेल रही थी और इसलिए उन्होंने जमानत नहीं दी। जमानत हर व्यक्ति का एक अपना राइट है, वह अधिकार है जिसके बूते वह उस संघर्ष की बात करता है, उसकी बात करता है कि उसका हक क्या है। हम अपवाद के तौर पर देखें जेल में रखना, जमानत मिलनी चाहिए। आप ये सोचिए, इतने महीने जमानत नहीं मिली। क्या मनीष सिसोदिया पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इतने दिन जमानत नहीं मिली? इसके पहले भी ईडी के ही केस में 5 महीने जेल में रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और आया कि एक भी ईडी के पास सबूत नहीं है उनके खिलाफ। जो आरोप है वो भी मनगढ़ंत है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, अदालत ने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है। अनिल देशमुख महीनों जेल में रहे और जब छूटे तो कोई किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं था। झूठ के आधार पर उन्हें मनगढ़ंत आरोप में गिरफ्तार किया गया। क्यों किया गया, इसकी वजह उन्होंने बताई थी। इन सब पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम चर्चा कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल की बेल लगी, खारिज हो गई, या कुछ और हुआ, क्या नहीं है, क्या है, सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही। लेकिन क्या हम बात कर रहे हैं उमर खालिद की? उस मामले में क्या अदालतें सेफ खेल रही, जो बात सुप्रीम कोर्ट कहती? और ये सेफ खेल रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी सेफ खेल रहा है? 4 साल से उमर खालिद जेल में, कसूर क्या है? आरोप लगे हैं, उन पर ट्रायल नहीं हो रहा है। बगैर ट्रायल के अगला व्यक्ति 4 साल से जेल में है, कोई जमानत नहीं, कोई बात नहीं, कोई आचरण खराब नहीं। दोष कि वो अल्पसंख्यक है, दोष यह है कि वो मुस्लिम समुदाय से है। तो जब यह होता है तो आता है, क्या यही भारत है? याद करिए, पाकिस्तान पूर्वी भी होता था, पश्चिमी भी होता था। उस दौर में जब वो हमला करता था तो भारत में दोनों तरफ से हमला करता था। हमने ऐसे हमलों की 4 लड़ाइयां लड़ी, और स्थिति क्या है?
हमने हर बार शिकस्त दी और अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अमेरिका खड़ा था पाकिस्तान के साथ, असल में अमेरिका लड़ रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसी की परवाह नहीं की, किसी से नहीं डरी और बांग्लादेश अलग देश बना दिया, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए। वहां सरकार, वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और जब हमले हो रहे हैं उनसे नाराजगी है। तब जब मोहम्मद यूसुफ वहां कमान संभालते हैं तो यह नहीं कहते कि चाहे जो करिए, वो कहते हैं सबसे पहले अल्पसंख्यकों पर हमले बंद कीजिए, शांति स्थापित कीजिए, हिंसा खत्म कीजिए, तब मैं कोई काम करूंगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, पढ़े लिखे, योग्य हैं। नोबेल पुरस्कार तो आप समझ सकते हैं उससे बड़ा तो कुछ नहीं होता। तो यह बताता है कि यह सोच होती है। भारत में ही वो सेफ नहीं खेल रहे थे, वो भी चाहते सेफ खेलते, वहां की लोकप्रिय बात करते, नहीं, उन्होंने अल्पसंख्यकों के संरक्षा की बात की। इधर नीरज चोपड़ा हार जाते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी से और उनकी मां क्या कहती हैं? कहती हैं कि अरशद भी अपना ही बेटा है। अरशद कौन? पाकिस्तान का खिलाड़ी जो जीता है गोल्ड मेडल। और अरशद की मां कहती हैं कि नीरज उसका साथी भी है और वो भी मेरा बेटा है, मैं उसके लिए भी दुआ करती हूं, अल्लाह उसको भी वो करे। इधर नीरज चोपड़ा के पिता वह अपना जज्बा दिखाते हैं और कहते हैं नीरज चोपड़ा का जो अवार्ड है, जो मेडल है, वो मेडल विनेश फोगाट को समर्पित है। सेफ नहीं खेलते हैं यह। और मनु भाकर प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जाती मेडल जीत के, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने जाती है, सोनिया गांधी से मिलने जाती, सेफ नहीं खेलती हैं। विनेश फोगाट के ताऊ सेफ खेलते हैं, लेकिन विनेश फोगाट उन लड़कियों के लिए लड़ती हैं जिनका यौन शोषण हुआ था। वो सेफ नहीं खेलती हैं कि सारी सुविधाएं मिल जाती, कुछ नहीं होता, ये साजिश भी नहीं होती, यह होता है। लेकिन संसद में आज क्या हो रहा है? संसद की बात करूं उसके पहले एक डेंजरस गेम देख लीजिए। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, 1942 में आज ही का दिन था और एक दिन पहले महात्मा गांधी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दे चुके थे, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुका था, लोग निकल पड़े थे। सुबह सुबह महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद सभी गिरफ्तार कर लिए गए, जेल में डाल दिए गए। उधर महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उधर कस्तूरबा गांधी वो दुनिया से चली जाती है और दोनों जेल में मर जाते हैं। लेकिन वो सेफ नहीं खेलते हैं, डेंजरस खेलते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र बनाना था, संविधान बनाना था, उसके लिए लड़ना था। तो लड़ाई थी, करो या मरो, यही नारा दिया था महात्मा गांधी।
लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मैं उपराष्ट्रपति हूं, कल मुझे राष्ट्रपति बनना है। मैं संघ से नहीं आया हूं, तो मैं संघ की प्रशंसा करूंगा, उसे बताऊंगा वो बहुत महान राष्ट्र सेवा वाला संगठन है, राष्ट्र सेवा करता है। कैसी सेवा करता है? महात्मा गांधी की मौत का कारण बनता है। ऐसी सेवा करता है कि इस देश के बंटवारे का कारण बनता है। ऐसी सेवा करता है कि अपनी अय्याशी के साथ मीटिंग कर रहा होता है केरल में, और केरल में ही लोग मर रहे होते हैं। 400 से अधिक लोग मर गए, तमाम तबाह हो गए, कोई मदद को नहीं किया। यह आरएसएस। हिमाचल प्रदेश में दर्जनों लोग मर गए, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया उन किसी भी स्थानों पर जहां जहां आपदा आई। तो ऐसी सेवा करता है। वो जानते हैं कि वो संघ से नहीं है तो कैसे होगा, तो एक ही तरीका है, सेफ गेम। मोदी जी खुश हो जाए। मोदी जी कैसे खुश होंगे? कांग्रेस पर हमला करो, विपक्षी दलों पर हमला करो, उन्हें बोलने मत दो, अपने खिलाफ कोई बात ना आने दो, और प्रधानमंत्री के गुणगान में बिछ जाओ, भूल जाओ पद को, पदनाम को, पद के मान को, और उनके चरण वंदन करने लगो। उनके पीछे इस तरह चलने लगो कि लगे कोई पालतू चल रहा है। जी हां, यही हो रहा है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। जगदीप धनखड़ ने यही किया। उन्होंने उनसे बहुत सीनियर नेता प्रतिपक्ष, जो कभी उनके साथी भी रहे थे, दोनों वकील भी हैं, उनको और उनको जिस तरह से अपमानित किया सदन में, जिस तरह से उनका माइक बंद कर दिया, जिस तरीके से बोलने से रोक दिया, क्या उन्होंने गलत कहा था? उन्होंने तो बात की थी उस लड़की के साथ होते अन्याय पर, उस विनय फोगाट के साथ। तो तुरंत यह स्थिति होती, तो उन्हें कहते हैं आप अराजकता के। जो व्यक्ति 9 बार सांसद रहा उसे आप अराजक बताएंगे? जो मंत्री रहा है, सब कुछ रहा है, आप तो नहीं रहे, आप तो कृपा में रहे। आप नरेंद्र मोदी की कृपा से राज्यपाल बने, आप नरेंद्र मोदी की कृपा से उपराष्ट्रपति बने, और उपराष्ट्रपति इसलिए बने क्योंकि जब आप राज्यपाल थे तो पश्चिम बंगाल में आपने वही काम किया जो एक एजेंट करता है, और आपने उस सत्ता की दलाली का काम किया, राज्यपाल का काम नहीं किया। इसलिए बहरहाल अब आप यही काम सदन में कर रहे हो। जब जया बच्चन ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा, और विरोध बड़े शालीनता से किया, उन्होंने कहा सर आप आसन पे हैं, हम यहां हैं, हम कोई बच्चे नहीं है, मैं भी कलाकार हूं, भाव भंगिमा और शरीर के उसको समझती हूं, आपका जिस तरीके से व्यवहार वो उचित नहीं। बस सच बर्दाश्त कहां होता है, कड़वा होता है। और फिर जिस तरीके का उन्होंने ड्रामा किया, निश्चित रूप से विपक्ष को विरोध करना चाहिए था, उन्होंने किया। और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आने जा रही थी। जैसे इसकी खबर लगी वैसे ही तुरंत भाग खड़ा हुआ, तुरंत खड़ा हुआ सदन में और कहा सदन अनिश्चितकाल के लिए वो किया जाता है, भाग गया। अब आप सोचिए, यह उपराष्ट्रपति है, सभापति है, यह हालत। बहरहाल दूसरी तरफ लोकसभा में इसी तरह से इमरान मसूद कल बोल रहे थे वक्फ बोर्ड के मामले में। कहता है ओम बिरला कि उन्होंने कहा 2 मिनट मेरी कंप्लीट होने दीजिए, उनका नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा 1 मिनट का 1 सेकेंड नहीं मिलेगा, सुनना नहीं चाहते। यह हालत है। और जब यह हालत हो
तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो वही हो रहा है। आज वहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद ने विनेश फोगाट के मामले में स्थगन प्रस्ताव दे करके कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कराने को नहीं तैयार। और जब यह न तैयार हो तो आप समझिए कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही कि चर्चा ही नहीं होगी। और जब चर्चा ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? संसद है किस लिए? बहरहाल कांग्रेस पार्टी के चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने आज 3 प्राइवेट बिल सदन में रख दिए और उन्होंने कहा, एक रखा इंटेलिजेंस सर्विसेज की पावर और रेगुलेशंस को लेकर कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस के नाम पर आप सारे लोगों के खुफिया वो कराते हैं, जिस तरीके से उनकी निजता पर वो हमला करते हैं, उनके फोन टैपिंग करा रहे हैं, मोबाइल हैक कराए जा रहे हैं, उसको बात हो। उन्होंने एक दूसरा द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी किया, जिसमें चंडीगढ़ में जब आप राज्य कहते हैं केंद्र शासित है तो फिर उसको भी एक राज्यसभा सीट दीजिए। इसको लेकर के वो प्रस्ताव आए और इसके अमेंडमेंट की बात की। तीसरा उन्होंने पेश किया जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी बात पूरा देश करता है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक और वो लेके आए, और वो लेके आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जिस तरीके से मनमानी हो रही, जिस तरीके से वो फ्रॉड कर रहा है, उसे रुकना चाहिए और इसके लिए कैसे उसकी चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसे उसका पूरा सिस्टम होना चाहिए, उसको लेके आए। भाजपा की यही तकलीफ है कि उसे यह बर्दाश्त नहीं होता है कि आप यह कैसे होते। क्यों? उनके यहां तो फाइलें घर पे मंगा ली जाती हैं, घर से फैसले होते हैं। बार बार स्पीकर भी कहते हैं, राज्यसभा सदस्य भी कहते हैं कि वो माइक का बटन हमारे पास नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। उनके माइक का बटन जो पीएमओ का बंदा बैठा हुआ है उसके हाथ में, वो वहां से देखता है और जिसको देना है देता है, जिसका बंद करना होता है बंद कर देता है। यानी जो वास्तव में अधिकारी है उसके हाथ में बटन नहीं है, बटन कहीं और है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उसी तरीके से जितनी चाबी पीएमओ का बाबू भरता है उतने से लोकसभा अध्यक्ष चलता है और उतने से राज्यसभा का सभापति चलता है, जो उपराष्ट्रपति भी है, जो प्रधानमंत्री से पद में बड़ा है। यही स्थिति है। फिर आप देखिए हालात ये हो गए हैं देश कि आज पूरा देश ये पूछ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेके भारत सरकार आती है, नरेंद्र मोदी आते हैं। क्यों? क्योंकि 9 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा करना है, तो अपने लोग हर जगह बैठाने, हालांकि अभी भी बैठाते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट करने का उनमें अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ही। तो इससे समझ लीजिए, और उसका चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग का जो मंत्री होता है मंत्रालय का, वही होता है। तो सब कुछ पावर उसी के पास है। फिर भी कि उसमें एक महिला होगी, दूसरी धर्म के लोग भी होंगे, और इस तरह से कहते हैं। जब यह कहते हैं तो जो कमेटी बनाते हैं जेपीसी, उसमें एक भी महिला सदस्य नहीं होती है, जो वो लेके आते हैं राज्यसभा की। 10 लोगों के क्या पूरे नाम देख लिए, 32 नाम है, और 32 में स्थिति यह है कि किसी का नाम नहीं, यह हालत है। इसके बाद आप यदि देखें कि जिस तरीके से नफरत फैलाने का खेल है, जैसा मैंने पहले बताया, वही खेल महाराष्ट्र में खेला गया जो चुनाव के पहले कर्नाटक में खेला जाता था कि हिजाब और ये। तो मुंबई कॉलेज में वहां पर हिजाब और उस पर बैन लगाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर व्यक्ति को, हर महिला को अपने कपड़े पहनने का अधिकार है। हाँ, क्लासरूम में वो हिजाब नहीं पहनेगी, लेकिन कॉलेज में हिजाब पहन के जाएगी, आएगी, उस पर वो नहीं कर सकती।
तो बड़ी बात कही। यह चीज सभी को समझनी चाहिए, और जब यह समझेंगे तब आप जानेंगे यह हो क्या। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं, और जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो हमें सोचने की जरूरत है कि फिर से क्यों ना वह लड़ाई लड़ी जाए जो सेफ गेम तो नहीं होगी। सेफ गेम जिन्हें खेलना है खेले, हम डेंजरस ही खेलेंगे। जय